नमस्कार मित्रों। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं और आज ये भारतीय संविधान की विशेषताओं की मेरी तीसरी क्लास है। लगभग 4 से 5 क्लास मेरी भारतीय संविधान की विशेषताओं पर जाएंगी और जिस लेवल पे हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो आप राजस्थान सरकार की कोई सी भी परीक्षा आरएएस से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक शिक्षक भर्ती के तीनों ग्रेड कोई सा भी सब इंस्पेक्टर वीडियो पटवार या कोई भी परीक्षा राजस्थान में और सेंटर में जिस परीक्षा में संविधान आएगा तो मैंने थोड़ा मेहनत करके ये प्रयास किया है कि जितना भी कंटेंट कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ से वो सवाल आपका निकल जाएगा। काफ़ी हद तक चांसेज रहेगा, मतलब 90 to 95% चांसेज रहेगा सवाल निकल जाएगा और इतने के अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मटेरियल है ये हिंदुस्तान के सारे बड़े रिच मटेरियल्स में से लेके छान के पढ़ के बनाया गया मटेरियल है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमने पहली विशेषता पढ़ी। पहली विशेषता में आपने पढ़ा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत या वृहद संविधान है, लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। और फिर इसकी डिटेल हमने पूरी पढ़ी। ठीक है भाई। और अगर आपको हमारी पढ़ाई पसंद आती हो, समझ में आती हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारा सर आप सब्सक्राइब करें अच्छा कंटेंट और कंसेप्ट प्राप्त करने के लिए। और यूट्यूब चैनल हो ही गया, ऐप जीके विद डी पारा सर आप डाउनलोड करें, उस पर आपको फुल सिलेबस मिलेगा विद प्रिंटेड डाउनलोडेबल पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और फुल क्लासेज। ओके, चलो आगे देखते हैं। दूसरा, जो संविधान की जो दूसरी विशेषता है यहां से अपन देख लेते हैं। आज पहली हम पढ़ चुके हैं, दूसरी विशेषता विभिन्न स्रोतों से संग्रहित। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, मैंने ये पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि भारत का संविधान दुनिया के 60 देशों के संविधानों से अंश लेकर बनाया गया है। कितने देशों के संविधानों से? दुनिया के 60 देशों के संविधानों से अंश लेकर बनाया गया है। और एक देश के रूप में यह सबसे ज्यादा ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है और एक अधिनियम के रूप में 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। देखिए, दुनिया के लगभग कितने देशों के संविधानों से अंश लेकर बनाया गया है? 60 देशों के संविधानों से अंश लेकर बनाया गया है। कितने देशों के संविधानों से? 60 देशों के संविधानों से सामग्री ली गई है। जबकि एक अधिनियम के रूप में सबसे अधिक किससे प्रभावित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। और एक देश के रूप में सबसे अधिक किससे प्रभावित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। हाँ जी, कितने देशों के संविधानों से अंश लेकर बनाया गया है? 60 देशों के संविधानों से अंश लेकर बनाया गया है। लेकिन एक देश के रूप में सबसे ज्यादा कौन से देश के संविधान से प्रभावित है? एक देश के रूप में सबसे ज्यादा ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। और एक अधिनियम के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे अधिक प्रभावित है। भारत शासन अधिनियम 1935 का तो लगभग 90% हिस्सा ही हमारे संविधान में ले लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं भाई हमारे संविधान के बारे में? संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के बारे में क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डाल दे कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के दुनिया भर के बहुत सारे या बहुत अधिक संविधानों को छानने के बाद किया गया था, मतलब उन सबको पढ़ने के बाद किया गया था। तो ये कोटेशन किसकी है भाई? डॉक्टर अंबेडकर की कोटेशन है। तीसरी विशेषता भारतीय संविधान की, ऐसा नहीं है कि इन विशेषताओं का कोई क्रम है कि भाई ये तीसरी है। ऐसा नहीं है कि इन विशेषताओं का कोई क्रम है कि भाई ये तीसरी विशेषता कौन सी है, चौथी कौन सी है। मतलब भारतीय संविधान की एक विशेषता है, तीसरे नंबर पर हम जिसको पढ़ रहे हैं हमारे नोट्स के हिसाब से, तो वो कौन सी है? नम्यता। नम्यता मतलब सरलता या लोचशीलता। लोचशीलता और कठोरता। कठोरता या दृढ़ता के मध्य समन्वय। मध्य
समन्वय। अब इसको समझो आप। भारत के संविधान में लोचशीलता और दृढ़ता का समन्वय है। मतलब भारत का संविधान ना तो लोचशील संविधान है जैसे कि ब्रिटेन का, लोचशील या सरल संविधान ऐसा नहीं है जैसा कि ब्रिटेन का। दुनिया का लोचशील या सरल संविधान सबसे ज्यादा कहाँ का है? ब्रिटेन का। और ना ही इतना कठोर या दृढ़ संविधान है जैसा कि संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। तो दुनिया का कठोर या दृढ़ संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका का संविधान, और दुनिया के लोचशील या सरल संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। तो ना तो भारत का संविधान ब्रिटेन की इसी तरह सरल है या लोचशील है, और ना ही अमेरिका की इसी तरह दृढ़ है या कठोर है। ठीक है, अब एक सवाल और आया कि किसी संविधान को आप कैसे पहचानोगे कि ये लोचशील संविधान है, मतलब सरल संविधान है, या नम्य है या सरल है या लोचशील है, या ये कठोर है या दृढ़ है? तो इसका उत्तर है संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर। संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर, प्रणाली के आधार पर। हाँ भाई, डायरेक्ट सवाल आएगा, किसी संविधान को आप कैसे पहचानोगे कि यह कठोर संविधान है या सरल संविधान है, नम्य है या अनम्य है, ठीक है, लचीला है या दृढ़ है? इसकी पहचान का मुख्य आधार क्या है? तो इसकी पहचान का मुख्य आधार है संविधान संशोधन प्रणाली। संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर ही यह तय होता है कि यह संविधान कठोर है या यह संविधान सरल है। अगर किसी संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रणाली के जैसी ही है, उससे अलग नहीं है, तो फिर वह संविधान सरल संविधान या लोचशील संविधान कहलाता है। और दुनिया के लोचशील संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन। ठीक है भाई। डीलोम नाम का व्यक्ति कहता है, डीलोम नाम का व्यक्ति कहता है कि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, सिर्फ पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। ये कोटेशन है भाई, और ये कोटेशन किसने कही है? डीलोम नाम के व्यक्ति ने कही है ब्रिटेन के संविधान के बारे में। देखो, कोई संविधान सरल संविधान है या कठोर संविधान है, इसका सबसे बड़ा, इसका मुख्य आधार है संविधान संशोधन प्रणाली। अगर उस संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली बिल्कुल साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के जैसी ही है, मतलब कोई अलग और विशेष प्रणाली नहीं है, तो वह संविधान सरल संविधान का उदाहरण है। और दुनिया में सरल संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में वहां की संसद केवल साधारण कानून निर्माण की प्रणाली की तरह ही या उसी प्रणाली के जैसे ही उस संविधान में कितना भी बड़ा संशोधन कर सकती है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को लोचशील या सरल संविधान का दुनिया का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। डीलोम नाम का व्यक्ति कहता है कि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, सिर्फ पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती। ब्रिटेन की यहां पे दो बातें निकलती हैं कि एक तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, एक तो ब्रिटेन में क्या है? संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, मतलब वहां की संसद कुछ भी कर सकती है, सिर्फ पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती। मतलब संसद सिर्फ साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह ही, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह ही उस वहां के संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में कितना भी बड़ा परिवर्तन कर सकती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरा संविधान है कठोर संविधान। कठोर संविधान किसको कहा जाता है? कि जिसमें संविधान संशोधन प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रणाली के जैसी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा कठोर है, उससे ज्यादा अलग है, तो उस संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। और दुनिया में कठोर संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका का संविधान। ठीक है।
वहां पर संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम 3/4 राज्यों की अनुमति भी आवश्यक है। ब्रिटेन अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, उसके 3/4 राज्यों की अनुमति भी आवश्यक है, केंद्र के अलावा। तो सोचो कितना कठिन काम है ये। अब भारत का संविधान ना ब्रिटेन के संविधान की इस तरह लचीला है और ना अमेरिका के संविधान की इस तरह कठोर है। यहां पर इन दोनों ही विधियों को अपनाया गया है। तो भारत के संविधान में देखो किस प्रकार से संशोधन होता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। अब देखो भाई 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार संसद के साधारण बहुमत से। हाँ जी, हमारे संविधान में काफी प्रावधान ऐसे हैं जो संसद के साधारण बहुमत से ही पारित हो जाते हैं और संसद के साधारण बहुमत से उन प्रस्तावों को पारित करने के बाद संविधान के कुछ भागों में संशोधन कर दिया जाता है। देखो कौन कौन से। अगर संसद अपने साधारण बहुमत से ही किसी राज्य का नाम बदल सकती है, 2 राज्यों को तोड़ के 3 राज्य बना सकती है, 2 राज्यों को तोड़ के 3 राज्य बना सकती है, किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है कि भैया आधा इस राज्य में मिला दिया और आधा इसमें मिला दिया। इतने बड़े बड़े लेवल के परिवर्तन भी संसद केवल अपने साधारण बहुमत से ही कर सकती है। इससे एक चीज और सिद्ध होती है कि भारत में केंद्र ज्यादा मजबूत है। वैसे तो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन केंद्र को मजबूत बनाते हुए संघात्मक व्यवस्था है। केंद्र मतलब संसद देखो अपने साधारण बहुमत से ही राज्यों का अस्तित्व तक खत्म कर सकती है। तो इसका मतलब केंद्र मजबूत है भारत में, वो एक अलग विषय है। तो एक संविधान संशोधन तो होता है संसद के साधारण बहुमत से, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रणाली। संविधान संशोधन प्रणाली, इस जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन प्रणाली है, इससे 2 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। पहला, कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो संसद के विशेष बहुमत से होते हैं, विशेष बहुमत से होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रणाली का वर्णन है और संविधान संशोधन प्रणाली जो कि अनुच्छेद 368 में जिसका वर्णन है, उसके आधार पर 2 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। कुछ संशोधन तो ऐसे हैं जो संसद के विशेष बहुमत से होते हैं और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे से अधिक राज्यों द्वारा भी साधारण बहुमत से अनुमोदित होने चाहिए। अब इसका मतलब समझो आप। देखो सुनिए, अभी हमने पढ़ा, हमारी हेडिंग क्या है, भारत का संविधान नम्य या सरल या लोचशील तथा कठोर या दृढ़ संविधान के बीच का मिश्रण है। ना तो हमारा संविधान ब्रिटेन की इस तरह सरल है, नम्य है या लोचशील है, और ना अमेरिका की इसी तरह कठोर है या दृढ़ है। फिर यहां से सवाल आया, किसी संविधान को सरल संविधान कहने का या कठोर संविधान कहने का आधार क्या है? उसका आधार है संविधान संशोधन प्रणाली। एक ही लाइन में आंसर है। संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई संविधान सरल संविधान है या कोई संविधान कठोर संविधान है। अगर किसी संविधान की संविधान संशोधन प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रणाली के जैसे ही है तो फिर वह संविधान सरल संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। लेकिन अगर किसी संविधान की संशोधन प्रणाली
साधारण कानून निर्माण की प्रणाली से कठिन है, उससे अलग है और विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो फिर वह संविधान कठोर संविधान माना जाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका का संविधान। अब भारत का संविधान ना ब्रिटेन की इस तरह सरल है, ना अमेरिका की इस तरह कठोर है। यहां पर दोनों प्रणालियों का मिश्रण पाया जाता है। तो देखो कैसे पाया जाता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। कितने प्रकार से संशोधन होता है? 3 प्रकार से। एक प्रकार से संशोधन तो ऐसे होता है कि संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर दिया जाता है। तो ये बताओ, सरलता का लक्षण है, कठोरता का लक्षण है? संसद के केवल साधारण बहुमत से ही अगर संविधान में कुछ प्रावधानों में संशोधन हो जाता है, तो ये लक्षण संविधान को सरल बना रहा है। सरल संविधान वाला लक्षण हो गया। ठीक है। अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन प्रणाली है, उसके द्वारा 2 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जो कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा होते हैं। कैसे बहुमत के द्वारा होते हैं? विशेष बहुमत। अब यहां एक शब्द आया साधारण बहुमत और यहां एक शब्द आया विशेष बहुमत। साधारण बहुमत तो होता है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। क्या है साधारण बहुमत? उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। यहां पे गौर करिए आप, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक, मतलब कुल संख्या के आधे से एक अधिक नहीं है। जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीट है, किसी दिन 160 आदमी, 160 विधायक विधानसभा में गए और किसी विधेयक पर मतदान होना है, उनमें से मान लो 140 ने मत डाला, तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 140 रहे। ठीक है। उसका आधे से एक अधिक, आधा कितना है 140 का? 70। और आधे से एक अधिक मतलब एक अधिक हो गया 71। 71 लोगों ने अगर पक्ष में मत डाल दिया तो विधेयक पारित हो जाएगा। 71 लोगों ने डाल दिया तो ये होता है साधारण बहुमत। समझ गए? अच्छा, संसद का विशेष बहुमत क्या होता है, या किसी भी सदन का विशेष बहुमत क्या होता है? इसमें 2 शर्तें पूरी होती हैं। कौन कौन सी? कुल संख्या का आधे से एक अधिक, ये वाली शर्त भी पूरी हो। और दूसरी शर्त, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। ये दोनों शर्त पूरी होंगी भाई। विशेष बहुमत में 2 शर्त पूरी होती हैं। कुल संख्या का आधे से एक अधिक भी होना चाहिए। कैसी संख्या का? कुल संख्या का। कुल संख्या का आधे से एक अधिक भी होना चाहिए। और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 भी होना चाहिए। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 भी होना चाहिए। ठीक है भाई। सामान्यतः हम जो आम बोलचाल में बोलते हैं ना, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो रहा है जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए। तो यहां पे विशेष गौर कर लें, 2/3 कुल संख्या का नहीं होता है, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 होता है। ठीक है। और कुल संख्या का आधे से एक अधिक होता है। ये दोनों शर्त मिलेंगी जब विशेष बहुमत आएगा। तो साधारण बहुमत, उपस्थित, सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। विशेष बहुमत, सदन की कुल संख्या का आधे से एक अधिक प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3, कम से कम 2/3। ये दोनों शर्तें पूरी होंगी जब विशेष बहुमत बनेगा। तो यहां पर गौर करो, कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जो संसद के साधारण बहुमत से हो जाते हैं। ये संसद के साधारण बहुमत से होने वाले जो संशोधन है ना, ये अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन प्रणाली में शामिल नहीं है। ये अलग प्रकार के संशोधन है, लेकिन है तो संविधान में ही संशोधन। तो ये लक्षण जो कि साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाता है, ये सरल का लक्षण है। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रणाली का वर्णन है हमारे यहाँ, हमारे भारतीय संविधान में। तो 368 में जो संविधान संशोधन प्रणाली है, उसके द्वारा संविधान संशोधन 2 प्रकार से होता है। संसद के विशेष बहुमत से।
अब विशेष बहुमत थोड़ा सा कठिन हुआ, यहां सरल है, यहां मामला थोड़ा सा कठिनाई का आ रहा है, मीडियम लेवल की कठिनाई, ठीक है। और 368 संविधान संशोधन प्रणाली में जो दूसरे प्रकार के संशोधन आ रहे हैं, ये कौन से संशोधन होंगे? जो 7वीं अनुसूची के अनुसार निर्धारित होंगे। अब 7वीं अनुसूची आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई है, केंद्र राज्य संबंधों से प्रभावित जो केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची में आते हैं। तो कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कर रहे होते हैं, केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कर रहे होते हैं, या 7वीं अनुसूची के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो वो अगर संविधान में संशोधन हो रहे हैं तो उनमें संसद का विशेष बहुमत भी चाहिए, तथा उसके साथ साथ कम से कम आधे से अधिक, यहां गौर करना, आधे राज्यों का नहीं है, आधे से अधिक राज्यों द्वारा भी साधारण बहुमत से अनुमोदित होने चाहिए। मतलब आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा भी, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा भी साधारण बहुमत से पारित होने चाहिए। अब यहां साधारण बहुमत से अनुमोदित होने का मतलब है कि आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो अपने साधारण बहुमत से उन विधेयकों को पारित कर दें और संसद विशेष बहुमत से करे। जब ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी, जब ये तीसरे प्रकार के जो ये संविधान संशोधन होते हैं, मतलब अनुच्छेद 368 के अनुसार जो दूसरे प्रकार के होते हैं, ये तब माने जाएंगे। अब ये कैसे होते हैं? ये केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले होते हैं और 7वीं अनुसूची के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो ये लक्षण कैसा हो गया? ये लक्षण कठोर का हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई संसद का भी विशेष बहुमत चाहिए और कम से कम आधे से अधिक राज्यों के द्वारा भी साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये कठिन है कि नहीं है? तो ये कठोर का लक्षण है, ये सरल का लक्षण है, और ये संसद के विशेष बहुमत वाला थोड़ा मीडियम रेंज का लक्षण है। तो सरल और कठोर दोनों प्रकार का लक्षण मिल गया कि नहीं मिल गया? सिंपल पॉइंट, भारत का संविधान ना सरल संविधान है ना कठोर संविधान है, सरल और कठोर दोनों संविधानों के बीच का मिश्रण है, एक बात। दूसरी बात, सरल संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है, इसका निर्णय कैसे होता है? संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर। अगर संविधान में संशोधन प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की जैसी है तो वह संविधान सरल संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन। संविधान में संशोधन प्रणाली अगर साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ज्यादा कठिन है, उससे अलग हटकर है और एक विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो फिर वह कठोर संविधान है। और कठोर संविधान का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान, वो अमेरिका का संविधान। कठोर संविधान का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका का संविधान। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। अब भारत का संविधान, भारत का संविधान ना ब्रिटेन की इस तरह सरल है ना अमेरिका की इस तरह कठोर है, ये दोनों के बीच का मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? क्यों भारतीय संविधान में, अब यहां से सवाल आ रहे हैं, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली जो कि अनुच्छेद 368 में वर्णित है, उस 368 में वर्णित संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर संशोधन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। ये 368 में जो संविधान संशोधन प्रणाली है उसके आधार पर संविधान का संशोधन 2 प्रकार से, और एक संसद के द्वारा साधारण बहुमत से हो रहा है। तो कुल मिला के भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संविधान संशोधन होता है? 3 प्रकार से। लेकिन संविधान संशोधन प्रणाली जो कि 368 अनुच्छेद में वर्णित है, उसके अनुसार कितने प्रकार से संविधान संशोधन होता है? 2 प्रकार से। तो ये वो पॉइंट रहा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता, अनम्यता मतलब कठोरता और नम्यता मतलब सरलता या लोचशीलता, और अनम्यता मतलब कठोरता, दृढ़ता या अनम्यता, दोनों के बीच का मिश्रण है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब एक रीडिंग आप 2 मिनट में नोट्स पे भी कर लो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, भारत का संविधान नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है, ठीक है जी। देखो अब इसको, किसी संविधान को नम्य या अनम्य, सरल या कठोर, लचीला या कठोर कहने का मुख्य आधार उसकी संविधान संशोधन प्रणाली होती है। संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर यह तय किया जाता है कि भाई कठोर है या सरल है। अगर किसी संविधान में साधारण कानून व संवैधानिक कानून दोनों में एक जैसी ही प्रक्रिया या प्रणाली पाई जाती है, साधारण कानून और संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा बनने वाला संवैधानिक कानून
दोनों एक जैसे हैं, मतलब साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोनों एक जैसे हैं, या प्रणाली एक जैसी कैसी प्रणाली पाई जाती है? एक जैसी प्रणाली पाई जाती है, अर्थात संशोधन की कोई विशेष प्रणाली नहीं होती। और संविधान में संशोधन साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया के तरह ही हो जाए तो वह कैसा संविधान होता है? नम्य या लचीला या सरल संविधान कहलाता है। जैसे कहां का संविधान भाई? ब्रिटेन का संविधान। अगर किसी संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली साधारण कानून निर्माण प्रणाली से अलग है, वह कठोर है और विशेष प्रक्रिया के तहत होती है। अलग है, संविधान संशोधन प्रणाली साधारण कानून निर्माण प्रणाली से अलग है, कठोर है, वह विशेष प्रक्रिया के तहत होती है, तो वह फिर कौन से संविधान का उदाहरण है? वह फिर उसे कठोर या अनम्य संविधान कहते हैं। जैसे कहां का संविधान भाई? अमेरिका का। तो उसको क्या कहते हैं भैया? संविधान संशोधन प्रणाली अगर साधारण कानून निर्माण प्रणाली से अलग है तो उसको कठोर या अनम्य संविधान कहते हैं। जैसे कहां का संविधान? अमेरिका का। भारत का संविधान ना लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का क्या चीज है? मिला जुला रूप है या मिश्रण है। इसमें कुछ प्रावधान साधारण विधि निर्माण की तरह संसद में सामान्य बहुमत से या साधारण बहुमत से होते हैं। अभी पढ़ाया ना आपको, जो पहला प्रकार है संसद के साधारण बहुमत से, तो कुछ तो संसद के सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 368 में निहित संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा कितने तरह के? 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। पहला, कुछ उपबंध संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। और दूसरा, कुछ प्रावधान संसद के विशेष बहुमत और इसके साथ साथ संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के, ये एक ही पॉइंट, आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधित किए जा सकते हैं। यहां अनुमोदन का पता है अर्थ क्या है? कि आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होने चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का जो अनुमोदन है ना, तो उसको बोला जाता है आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से पारित होने चाहिए, उसको अनुमोदन बोलते हैं। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार 2 प्रकार से संशोधन होता है और एक साधारण बहुमत के द्वारा होता है। तो कुल मिला के भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। लेकिन संविधान संशोधन प्रणाली जो कि अनुच्छेद 368 में है, उसके अनुसार संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। ये लो भाई, अब चौथी विशेषता आ गई भारतीय संविधान की, संसदात्मक शासन प्रणाली। चलो इसको पहले थ्योरी समझो आप। भारतीय संविधान की चौथी विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली। हाँ जी, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? आप कहोगे पाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि संसदात्मक शासन प्रणाली देश में कहां पाई जाती है, केंद्र में पाई जाती है या राज्यों में पाई जाती है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर होगा साहब संसदात्मक शासन प्रणाली तो केंद्र में पाई जाती है, क्योंकि संसद केंद्र में या दिल्ली में स्थित है, राज्यों में तो नहीं पाई जाती क्योंकि राज्यों में संसद नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? सुनिए, संसदात्मक शासन प्रणाली उसे नहीं कहते जो कि संसद में पाई जाती है। संसदात्मक शासन प्रणाली राजनीति विज्ञान में शासन प्रणाली का एक प्रकार होता है। किसी शासन प्रणाली को संसदात्मक कहा जाता है और किसी शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक कहा जाए। इसका मुख्य आधार क्या है? मतलब किसी शासन प्रणाली को संसदात्मक कहा जाए या अध्यक्षात्मक कहा जाए,
अध्यक्षात्मक कहा जाए, इसका मुख्य आधार है, इसका मुख्य आधार है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, कार्यपालिका के मध्य संबंधों की प्रकृति। संबंधों की प्रकृति। हाँ भाई, अब समझो। संसदात्मक शासन प्रणाली उसे नहीं कहते जो कि संसद में पाई जाती है। संसदात्मक शासन प्रणाली कहा जाए किसी शासन व्यवस्था को, या अध्यक्षात्मक कहा जाए, इसका मुख्य आधार होता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर ही यह तय होता है कि किसी शासन प्रणाली को संसदात्मक कहा जाए या अध्यक्षात्मक कहा जाए। अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध घनिष्ठ हैं, संबंध कैसे हैं? घनिष्ठ हैं, और कार्यपालिका का निर्माण, और कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध अगर कैसे हैं? घनिष्ठ होते हैं, और कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है, तब तो वह शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदात्मक। मतलब कार्यपालिका का निर्माण किस में से हो? व्यवस्थापिका में से हो। दोनों के मध्य संबंध घनिष्ठ हैं, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही हो रहा है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तब वह शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदात्मक। लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध घनिष्ठ नहीं है, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं हो रहा, अलग हो रहा है। कार्यपालिका का चुनाव अलग, व्यवस्थापिका का चुनाव अलग, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है, तब वे शासन व्यवस्था कौन सी है? अध्यक्षात्मक। दुनिया में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका। कौन सा है भाई? अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और संसदात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन। अब भारत में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है? जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की प्रकृति घनिष्ठ है, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही हो रहा है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तो वह शासन व्यवस्था कौन सी कहलाएगी? संसदात्मक कहलाएगी। अब भारत में यह संसदात्मक शासन व्यवस्था केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर पाई जाती है। यह है क्वेश्चन का पॉइंट। संसदात्मक शासन व्यवस्था केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर पाई जाती है। दोनों ही स्तरों पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से हो रहा है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। अगर हम दोनों जगह पर यह सिद्ध कर दें तो फिर यह तय हो जाएगा कि भाई दोनों ही जगह पर भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जा रही है। तो देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। हाँ भाई, केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद बोलते हैं। ठीक है भाई। केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या क्या आता है देखो। केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब संसद, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये आपकी केंद्रीय व्यवस्थापिका है। और केंद्रीय कार्यपालिका में क्या आता है? केंद्रीय कार्यपालिका में क्या आता है? राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद प्लस सचिव।
तो पहले दो सवाल तो यही हो गए आपसे। एग्जामिनर पूछेगा भाई केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद को बोलते हैं, और केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या आता है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। केंद्रीय कार्यपालिका में क्या आता है, केंद्रीय कार्यपालिका किन से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद प्लस सचिव। अच्छा, सचिव सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, और ये जो होते हैं ना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, ये राजनीतिक कार्यपालिका होती है। तो यहां पर राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से हो रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है। राष्ट्रपति अगर कार्यपालिका में है तो ये राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में है कि नहीं है, है। ठीक है। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति आपका व्यवस्थापिका में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद या तो लोकसभा से आएगा और या किससे आएगा, राज्यसभा से आएगा। भाई कहीं ना कहीं से तो आएगा। 6 महीने तक तो चलो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद संसद के दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो तुमने अभी देखा कि पूरी की पूरी केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण केंद्रीय व्यवस्थापिका में से हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और ये जो केंद्रीय कार्यपालिका है ये अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। अतः केंद्र के स्तर पर भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध घनिष्ठ है। अब आप देखिए, व्यवस्थापिका में, ये कार्यपालिका में जितने भी सदस्य हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, ये सारे के सारे व्यवस्थापिका में भी तो बैठते हैं कि नहीं बैठते। राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा में सारे बैठते हैं कि नहीं बैठते, बैठते हैं। तो केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय व्यवस्थापिका के मध्य संबंध घनिष्ठ है। केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण, केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण केंद्रीय व्यवस्थापिका में से ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। और केंद्रीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है, है। तो केंद्र के स्तर पर भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है या नहीं है, है। अब प्रांत के स्तर पर देख लेते हैं। प्रांतीय व्यवस्थापिका में भाई यहां पे देखिए, प्रांतीय व्यवस्थापिका किससे मिलकर बनती है, राज्यपाल प्लस, अगर एक सदनी है तो विधानसभा, और द्विसदनी है तो विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है भाई, ये आपकी प्रांतीय व्यवस्थापिका। अब प्रांतीय कार्यपालिका, प्रांतीय कार्यपालिका में क्या आता है देखो, राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद प्लस सचिव। सचिव तो वही सीनियर आईएएस ऑफिसर हो गए, तो प्रशासनिक कार्यपालिका, इसको हटाओ। लेकिन प्रांतीय कार्यपालिका में जो राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं, ये सारे के सारे प्रांतीय व्यवस्थापिका में से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। यहां पे देखो, राज्यपाल अगर प्रांतीय कार्यपालिका में है तो राज्यपाल प्रांतीय व्यवस्थापिका में है कि नहीं है। और मुख्यमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद है, ये विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से कहीं ना कहीं से निकल के जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 महीने तक तो बन सकता है भाई दोनों का सदस्य हुए बिना, लेकिन 6 महीने बाद तो दोनों में से किसी ना किसी का सदस्यता लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो आपने देखा कि प्रांतीय स्तर पर भी प्रांतीय कार्यपालिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका दोनों के संबंध घनिष्ठ हैं कि नहीं। प्रांतीय कार्यपालिका के सारे सदस्य प्रांतीय व्यवस्थापिका में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। प्रांतीय कार्यपालिका का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका में से ही हो रहा है, और अपने कार्यों के लिए इसके लिए उत्तरदायी है। प्रांतीय कार्यपालिका प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। केवल राज्यपाल जरूर उतना नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त करने से लेकर हटाने तक की पूरी पावर केंद्र के पास है। क्योंकि भारत में फिर शुद्ध संघात्मक व्यवस्था नहीं अपना के एकात्मकता प्रधान या केंद्र को मजबूत बनाते हुए संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। तो ये कुछ चीजें अपवाद होती हैं, लेकिन फिर भी प्रांतीय कार्यपालिका का निर्माण तो प्रांतीय व्यवस्थापिका में से ही हो रहा है, हो रहा है। इसलिए भारत में प्रांतीय स्तर पर भी संसदात्मक शासन प्रणाली या व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करिए आप।
भारत में संसदात्मक प्रणाली पाई जाती है? पाई जाती है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली केवल केंद्र के स्तर पर है? ना, भारत में संसदात्मक प्रणाली केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर है। क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली उसे नहीं कहते जो संसद में पाई जाती है। संसदात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की प्रकृति घनिष्ठ होती है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और भारत में केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से हुआ है या होता है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंधों की प्रकृति घनिष्ठ है। अतः भारत में केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है भाई। अब एक चीज और देख लीजिए, फिर आज की क्लास रोकेंगे। ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली को व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली ओबलिक उत्तरदायी शासन प्रणाली ओबलिक मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली ओबलिक प्रधानमंत्री शासन प्रणाली ओबलिक वेस्ट मिंस्टर शासन प्रणाली भी कहते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट की बात। जिसको हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, ये उसी के पर्यायवाची शब्द हैं। व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली भी उसी को कहते हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होता है कि नहीं होता? होता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली को ही उत्तरदायी शासन प्रणाली कहते हैं। उसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसको ढंग से समझें, राजनीति विज्ञान का कंसेप्ट है, हालांकि जीके के बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन वो जाने जरूर। असली मंत्रिमंडल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य उनका खुद का भी वजूद होता है, क्योंकि वो संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य चाहे लोकसभा से हों चाहे राज्यसभा से हों, और राज्यों में चाहे विधानसभा से हों चाहे विधान परिषद के हों, उनका खुद का भी अपना एक वजूद है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जो कि अमेरिका में पाई जाती है, वहां पर वास्तविक मंत्रिमंडल नहीं पाया जाता। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के एक अनुचर या सेवक की उनकी हैसियत होती है, और वो वहां की संसद, अमेरिका की संसद, कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। समझ गए? तो असल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली किसको कहा जाएगा? अध्यक्षात्मक को कहा जाएगा या संसदात्मक को कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा संसदात्मक को कहा जाएगा। तो संसदात्मक शासन प्रणाली को व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली भी बोलते हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली भी बोलते हैं, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी बोलते हैं, और प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी बोलते हैं। क्यों? संसदात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री, इसलिए इसको प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी बोलते हैं। और इसको वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली या वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भी बोलते हैं, या वेस्टमिंस्टरीय शासन प्रणाली भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है भारत की या दुनिया भर में जहां पे भी संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, उन्होंने अपनी संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली से एडॉप्ट की है, या वहां की शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली के आधार पर ही अपने देश में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की है। और ब्रिटेन की संसद लंदन के वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में स्थापित है। ब्रिटेन की संसद लंदन के वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में स्थापित है। इसलिए दुनिया का वह कोई भी देश
जो ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली से अपनी संसदात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार करता है या एडॉप्ट करता है या लेता है, उस शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन से ली और ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। अतः भारत में वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली भी पाई जाती है। ठीक है भाई, तो ये पांचों छहों जो शब्द हैं, अब मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ ले भारत में भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें, कौन सी पाई जाती है और नहीं पाई जाती। उसने लिखा संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, तो आप कह दोगे यस। लेकिन उसने अगर लिखा भारत में वेस्टमिंस्टरीय व्यवस्था पाई जाती है, अब आप चक्कर में पड़ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। संसदात्मक शासन प्रणाली का ही पर्यायवाची ये शब्द है वेस्टमिंस्टर। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली, उत्तरदायी शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली, एक ही बात है। ये सारे कहां पाई जाती हैं? केवल केंद्र में या प्रांत में? दोनों जगह। भारत में केंद्र और प्रांत दोनों ही जगह वेस्टमिंस्टरीय व्यवस्था पाई जाती है, दोनों ही जगह उत्तरदायी शासन व्यवस्था पाई जाती है, दोनों जगह ही मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। समझ गए? दोनों जगह ही व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली पाई जाती है, दोनों जगह ही संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। कंसेप्ट क्लियर करें। तो दोस्तों, आज की क्लास यहां पर रोकते हैं और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली के बाद हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं और अगली विशेषता आएगी लोकतंत्र गणराज्य, फिर कोई अलग अलग विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, और कंटेंट और कंसेप्ट अगर आपको शानदार लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारा सर को आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेवल जीके पढ़ें। ओके, थैंक यू।